राधे राधे दोस्तों। हमने बीएसटीसी और पीटीटी 2023 शिक्षण अधिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि की क्लास को लेकर चर्चा की थी हमने। और इसके अंदर हमने बात कही थी कि जो 500 प्रश्न लेकर हम बात करेंगे, तो इसी 500 प्रश्नों को लेकर आगे की कड़ी में हम बात करते हैं कि हमने जो 500 प्रश्न लिए थे वो किस प्रकार हैं। मंजिल से कह दो पहुंच रहे हैं हम, थोड़ा सब्र तो करो चल पड़े हैं हम। मंजिल से कह दो पहुंच रहे हैं हम, थोड़ा सब्र तो करो चल पड़े हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है कि शिक्षक अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे शिक्षक हमारे कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। शिक्षक अपने कार्य में निपुण होना चाहिए ताकि छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा। कौन सा आंसर राइट है? चौथा दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों शिक्षक का प्रमुख कार्य कौन सा है वो हम यहाँ से देखते हैं। तो पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, छात्रों को मार्गदर्शन करना। तो शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? छात्रों को मार्गदर्शन करना। चौथा राइट आंसर है इसका। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? तो छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा, कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु। विषय अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य एक ही है दोस्तों, ताकि छात्रों को सक्रिय व एकाग्रचित रख सके बालकों को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है। तो यह कथन अधिकतर सत्य है, आंशिक सत्य है, असत्य है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो उत्तर है सत्य है, यानी कि इसका उत्तर कौन सा है? तीसरा उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे? यानी कि हमको जो प्रश्न यह पूछ रहा है कि आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है स्पष्ट करेंगे। पहला उत्तर है इसका स्पष्ट करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत अभिकरण कहा जाता है क्या है? किसी बालक बालिका के जो सामाजिक विकास है, उस सामाजिक विकास की जो आधारभूत कड़ी है, उस आधारभूत कड़ी को क्या कहा जाता है? तो उस आधारभूत कड़ी को कहा जाता है माता पिता एवं परिवार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा। अगला अपना प्रश्न है, यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न क्या पूछ रहा है एक बार आप ध्यान से पढ़ें। यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते पाए जाते हैं तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? पुलिस को सूचित करना चाहिए, प्रधानाध्यापक को सूचित करना चाहिए, उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा, कि उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए, ताकि जो बालक जो छात्र कक्षा के अंदर जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं, यदि शिक्षक उनको उचित परामर्श देगा तो उचित परामर्श देने से छात्र कक्षा के अंदर मादक पदार्थों का सेवन करना बंद कर देगा। हमारा प्रश्न है दोस्तों 8वां,
जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। छात्र के ध्यान को कायम रखने के लिए साधारण रूप से नाट्य कला का सहारा लेते हैं। सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं। विश्व में अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर ये होगा कि सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं। दूसरा उत्तर है इसका दोस्तों। कौन सा उत्तर है? दूसरा। कैसे है तो दोस्तों समझो उसको कि शिक्षक है वो शिक्षक अपनी कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं। यानी कि जो शिक्षक अपनी कक्षा में उत्सुक रहता है तो वो अपनी जो सीखने सिखाने की पद्धति है, जो तरीका है, उस तरीके के अंदर छात्रों को क्या करेगा? सम्मिलित करेगा। तो इसका उत्तर क्या है? सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। जो एक बालक है उस बालक के अंदर सामाजिक विकास यानी कि जो समाज का विकास है, सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट, उस सोशल डेवलपमेंट की जो दर है, वो गति है, वो तीव्र होती है। एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, किसी में नहीं, या दोनों में। तो दोस्तों जो बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है, वो तीव्र गति दोस्तों संयुक्त परिवार में होती है। इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दूसरा। अपना नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे। दोस्तों यहाँ निधि नहीं है, यहाँ विधि है दोस्तों, निधि नहीं। यहाँ पर निधि की जगह आप लिख सकते हो विधि। तो क्या है कि विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, दोस्तों आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षण अभिरुचि के सारे प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं शिक्षक बनकर मानसिक रूप से इन प्रश्नों को हल करना है आपको। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर है चौथा। कौन सा उत्तर है दोस्तों? चौथा। उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों अपना कि जो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है दोस्तों? इसमें पूछा कि जो सृजनात्मकता है, एक बालक के अंदर जो रचनात्मकता होती है, बालक जो रचनाएं करता है, उस रचना के लिए कौन सी विशेषता नहीं है। तो हमें सृजनात्मकता की विशेषता पूछी है, तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा दोस्तों अपरिवर्तनशीलता। क्योंकि सृजनात्मकता की विशेषता के अंदर नवीन चिंतन भी होता है, मौलिकता भी होती है, उत्पादकता भी होती है, लेकिन अपरिवर्तनशीलता नहीं होती है। क्योंकि परिवर्तनशील ही सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि जो विद्यार्थियों को हम कार्य देते हैं, उन कार्यों का लगातार निरंतर समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि इससे वे अध्यापक के नियंत्रण में रहेंगे, समय का सदुपयोग होगा, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे, विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है तीसरा। विद्यार्थी सत्र पर्यंत यानी कि जो विद्यार्थी है वो पूरे साल भर अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे यदि उन विद्यार्थियों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होता रहा तो। दोस्तों अगला प्रश्न अपना है कि विद्यार्थी के हित में अध्यापक का उत्तरदायित्व निहित है। जो विद्यार्थी है
उस विद्यार्थी के हित में अध्यापक का जो उत्तरदायित्व है वो कहाँ तक है? विद्यालय के अंदर है, विद्यालय और समाज दोनों में है, खेल के मैदान में है या बाजार में है। तो दोस्तों, जो अध्यापक है उस अध्यापक का उत्तरदायित्व प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विद्यालय और समाज दोनों में निहित है। इसका राइट आंसर है दूसरा। अगला नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि आपकी दृष्टि से एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए वो है। तो आपकी दृष्टि से, यानी कि आप एक शिक्षक हो और आपकी दृष्टि से विद्यालय के अंदर प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण, जो महत्वपूर्ण गुण है वो उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए। वो गुण कौन सा है? तो दोस्तों, इन विकल्प को देखते हुए हमें उत्तर देना है। तो जो विकल्प है वो विकल्प सारे सही दे रखे हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर होगा वो ही हमारा उत्तर माना जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम। उच्च योग्यताधारी, निष्पक्ष, ज्ञानवान, कठोर। प्रधानाध्यापक उच्च योग्यताधारी भी होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए, ज्ञानवान भी होना चाहिए और कठोर भी होना चाहिए। लेकिन जो आवश्यक गुण या महत्वपूर्ण गुण पूछा है वो गुण है निष्पक्ष दोस्तों। वो गुण कौन सा है? निष्पक्ष दोस्तों। यानी कि हमारा जो उत्तर है वो उत्तर हमारा कौन सा है दोस्तों? दूसरा उत्तर है। कौन सा? दूसरा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है? आपके दृष्टिकोण से जो अध्यापन है वो व्यवसाय है। तो दोस्तों, अध्यापन व्यवसाय रुचिकर और कठोर, सरल लेकिन अरुचिपूर्ण, रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो तीसरा उत्तर है। कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ कि जो अध्यापन है वो अध्यापन यानी कि बालकों को पढ़ाना रुचिकर भी है, और इसके अंदर बालकों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनके ज्ञान के अंदर उनके ज्ञान को बढ़ाना, समृद्ध करना, उनको उनके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करना। यानी कि जो अध्यापन व्यवसाय है वो रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण है। अपना अगला प्रश्न है 16वां कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार दिखाई नहीं देता है? क्योंकि प्रशासक उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, राजनेता उदासीन है, जनता उदासीन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है दूसरा। क्योंकि जब तक शिक्षक उदासीन रहेगा शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर कोई सुधार दिखाई नहीं देंगे। इसलिए शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था को लेकर उदासीन नहीं रहना चाहिए। जब तक शिक्षक सक्रिय होगा तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंदर सुधार दिखाई देगा। अपना 17वां प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह, आगे अपने ऑप्शन को देखते हुए उत्तर देना है। तो हमने जो अभी तक शिक्षा प्राप्त की है वह क्या रही है यह देखना है हमें। तो हम देखते हैं कि समय काटने का पड़ाव रहा। हमने जो शिक्षा प्राप्त की है क्या वो समय काटने का पड़ाव रहा, उपयोगी और मूल्यवान रहा, यह आपके धन संपत्ति प्राप्त करने के जुनून को बढ़ावा देने वाला रहा, यह नैतिक मूल्य रहित रहा। तो दोस्तों, हमने जो अभी तक शिक्षा प्राप्त की है वह उपयोगी और मूल्यवान रहा है, उपयोगी और मूल्यवान रहा है। अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य करना पसंद करेंगे? दोस्तों, आप शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक बन जाओगे तो आप शिक्षक बनने के बाद किस प्रकार का कार्य करना पसंद करेंगे? उसका जवाब आपको देना है। विद्यार्थी की सहायता करना, बिल्कुल विद्यार्थी की सहायता करेंगे। विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर को समृद्ध करना, यानी कि जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के ज्ञान के स्तर को बढ़ाएंगे, उसको सही ज्ञान देंगे, सही दिशा के अग्रसर करेंगे,
सही दिशा की ओर उसे आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों की शिकायत प्राचार्य को करना नहीं दोस्तों, विद्यार्थियों की शिकायत प्राचार्य को नहीं करेंगे। अपने विद्यालय में शिक्षण स्तर को बढ़ाना दोस्तों, हम जब अध्यापक बनेंगे तो हम विद्यालय के अंदर शिक्षण स्तर को भी बढ़ाएंगे। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो आप यदि शिक्षक के रूप में सोचते हो तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, क्योंकि विद्यार्थियों के ज्ञान को स्तर को बढ़ाना, समृद्ध करना, उसके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसके ज्ञान के अंदर जो भी चीजें छूट गई है, उसने यदि कोई गलत परिकल्पनाएं कर ली है तो हमें अपने ज्ञान के द्वारा उसको सही दिशा देनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को समृद्ध करना। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? दोस्तों, आप सभी शिक्षक बनाना चाहते हैं, तभी आप बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम दे रहे हैं। तो आपने जो शिक्षक बनने का सोचा है, वो शिक्षक बनने का आपने क्यों सोचा है, क्यों तय किया कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं? तो हमें जो जवाब है वो जवाब इन विकल्प को देखते हुए देना है, ना कि हमारे जो मन में आ रहा है वो देना है। हमें ये विकल्प पढ़ने हैं और जो विकल्प सही और सटीक है वही जवाब देना है। यदि आप सही और सटीक जवाब नहीं देते हो तो आपको कम अंक प्राप्त होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आप सही जवाब देते हो तो आपको 3 अंक, उससे थोड़ा गलत देते हो तो 2 अंक, फिर थोड़ा और गलत देते हो तो 1 अंक, और यदि आप पूरा गलत देते हो तो आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। तो इसलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें सही जवाब ही देना है। तो अपना जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है वो प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक शिक्षक बनना क्यों तय किया आपने? तो मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता हूँ। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है तीसरा, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। मैं शिक्षक इसलिए बनना चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाना बहुत प्रिय लगता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न अगला क्या है वो देखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? जो हमारी राय है, इस राय के अंदर एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होना चाहिए? तो दोस्तों, वह शिक्षित हो, बिल्कुल शिक्षित हो, वह निष्पक्ष हो तो वह निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए कि कोई अपना मित्र है तो उसका तो हमने पक्ष ले लिया और कोई मित्र नहीं है तो हमने उसका पक्ष नहीं लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए व्यक्ति, नागरिक शिक्षक होना चाहिए, उसको व्यवहारिक ज्ञान हो। क्या हो दोस्तों? उसको व्यवहारिक ज्ञान हो नागरिक को, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हमारा जो जवाब है वो चौथा जवाब होगा कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। एक अच्छे नागरिक के गुण, वह शिक्षित हो, वह निष्पक्ष हो, उसको व्यवहारिक ज्ञान हो। हमने यहाँ तक पढ़ा है दोस्तों। अब हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है 21वां कि आप की कक्षा के अंदर एक छात्र बहुत कमजोर है। दोस्तों, क्या है? एक छात्र बहुत कमजोर है, वह एक दिन कक्षा में बेहोश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा के अंदर एक बालक है, वो शारीरिक रूप से कमजोर है। एक दिन आप कक्षा में पढ़ा रहे थे और उस समय वो बालक बेहोश हो गया, तो आप उस समय क्या करेंगे? इसका जवाब आपको देना है। तो दोस्तों, हमारी कक्षा के अंदर पढ़ाते समय कोई बालक बेहोश हो जाता है तो हम कुछ जो उस समय जो उचित लगता है हम वो करते हैं, क्योंकि हम उसके माता पिता को बुलाएंगे तो भी आने में समय लगेगा, यदि हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे तो भी समय लगेगा। हमें डॉक्टर को बुलाने से पहले और उनके माता पिता को बुलाने से पहले हमें जो उचित लगे वो इलाज करना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखते हुए हम उत्तर देते हैं, तो उससे तुरंत उसके घर भेज देंगे। दोस्तों, घर तो भेजेंगे लेकिन बेहोश होते ही घर नहीं भेज सकते उसको,
क्योंकि यदि उसे हम घर भेजते हैं तो वो कैसे जाएगा, उसको हमें किसी और छात्र की सहायता से घर भेजना पड़ेगा। तो यह सही नहीं है, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारी कक्षा के अंदर कोई बालक बेहोश हो जाता है तो हमें उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका उत्तर ये तो बिल्कुल नहीं है दूसरा। यदि आप दूसरा उत्तर करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। डॉक्टर को बुलाएंगे दोस्तों, डॉक्टर को तो बुलाएंगे ही, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं वो क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि जो दवा आप उचित समझेंगे उसे देंगे। जो दवा आप उचित समझेंगे उसे देंगे, बिल्कुल इसका सही आंसर है चौथा। यानी कि जो दवा हम उचित समझते हैं उस बालक के लिए, ये बेहोश हो गया क्यों हुआ, इसका इलाज क्या है, यदि हम जानते हैं तो वो हम करेंगे। अपना अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देखते हैं कि एक छात्र अपनी कक्षा छोड़कर सिनेमा देखने जाता है। जो एक बालक है वो बालक अपनी कक्षा को छोड़कर सिनेमा देखने जाता है। सिनेमा देखने बालक यानी कि एक बालक अपनी क्लास को छोड़कर फिल्म देखने जाता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे। बिल्कुल करेंगे, प्राचार्य से संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक को देंगे, बिल्कुल देंगे। छात्र को बुलाएंगे और दंड देंगे। आप इस मामले से कोई मतलब नहीं रखेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं है, हमें इस मामले से मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा छात्र है और हमें उसे शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता है, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। छात्र को तो बुलाएंगे लेकिन उनको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि जो आरटी 2009 है इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप बालक को दंड नहीं दे सकते हैं। तो इसका उत्तर भी यह नहीं है। हाँ, यदि आप तीसरा करते हो तो आपको तीसरा करने पर 1 नंबर जरूर मिलेगा। उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, बिल्कुल हम शिकायत प्राचार्य से करेंगे कि बालक है जो क्लास को छोड़कर फिल्म देखने जाता है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए यदि आप यह प्रश्न भी करते हो पहला, तो इसको आपको 2 नंबर मिलेंगे। संबंधित मामले की सूचना उसके अभिभावक को देंगे। बिल्कुल दोस्तों, बालक क्लास को छोड़कर फिल्म देखने जाता है, सिनेमा घर जाता है, तो हमें इस मामले की सूचना उसके अभिभावक को देनी चाहिए, और अभिभावक को नहीं देंगे तब तक वो बालक सिनेमा जाते हुए, क्लास को छोड़कर जाते हुए नहीं रुक सकता है। दोस्तों, अब हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है। ये देखिए अपना अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि आप पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है, तो आप क्या करेंगे। आप कक्षा के अंदर दोस्तों पढ़ा रहे हो और आपकी क्लास के अंदर एक बालक पीछे बैठकर कॉपी के अंदर चित्र बनाता है, तो आप क्या करेंगे। तो हम विकल्प के अनुसार इसका उत्तर देंगे, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो दोस्तों ये दोनों, तीसरा और चौथा तो इसके दोनों उत्तर है नहीं। उसे समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना, उससे नहीं समझाना है। हाँ, समझाएंगे उसे कि कक्षा के अंदर जब कोई शिक्षक पढ़ाते हो उस समय नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, इसका सही उत्तर है पहला उत्तर यह है कि उसकी जो कला है, उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसको हम उचित दिशा देंगे, ताकि उस कला को वो बालक लेकर आगे बढ़े और अपने भविष्य का निर्माण करे। उसके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को वह बाहर निकाले। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि बाल विकास की दृष्टि में रखते हुए बाल विकास को दृष्टि में रखते हुए निम्न में से किसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्रश्न ये कह रहा है कि दोस्तों जो बाल विकास है उस बाल विकास को ध्यान में रखते हुए निम्न में से किसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए।
हमारी नवीन शिक्षा नीति आई है, नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भी यह कहा गया है कि हमें जो बालक को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देनी है वो शिक्षा बालक को उसकी मातृभाषा में देनी है। तो इसका उत्तर दोस्तों राइट आंसर है मातृभाषा। अपना आज का और अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए, यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए, तो अच्छे पाठ्यक्रम की बात करें तो अच्छे पाठ्यक्रम बाल केंद्रित भी होगा, अध्यापक केंद्रित नहीं दोस्तों। जो अच्छे पाठ्यक्रम के गुण हैं वो अध्यापक केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है, समाज केंद्रित होता है, राष्ट्र केंद्रित होता है। लेकिन इन तीनों गुण के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम का गुण है वो पाठ्यक्रम का गुण है बाल केंद्रित। जब तक पाठ्यक्रम बाल केंद्रित नहीं होगा तब तक बालक को एक सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक बालक का जो बुद्धि लब्धि है वो बुद्धि लब्धि अलग अलग स्तर की होती है। बालक का जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं रखता है, बालक के अंदर अलग अलग प्रकार की विभिन्नता होने के कारण वो प्रश्न को, वो उस किताब को नहीं समझ पाता है। इसलिए जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाकर चाहिए ताकि बालक एक उसके अनुसार अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक की है, हम अगली क्लास में और चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आया हो तो कमेंट करें, और यदि आप लगातार जुड़े रहते हो तो इसी प्रकार पुराने पेपरों में प्रश्न आए हुए हैं वो भी लेके आएंगे, और नए प्रश्न जो हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं वो भी लेके आएंगे, ताकि पुराने प्रश्न से अंदाजा भी लग जाएगा और नए प्रश्नों से आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान में बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर किस प्रकार प्रश्न आने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं रोकते हैं।